तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स या फिर फ्लक्स को प्रवाह भी कहा जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि ये कोई मान लीजिए पाइप है, ठीक है, दिख रहा है, ये कोई मान लीजिए पाइप है और ये पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और पानी मान लीजिए कि इसके अंदर से होते हुए दूसरी तरफ निकल रहा है या उधर से होते हुए इधर आ रहा है। तो अगर पानी इधर से इधर की तरफ जा रहा है तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ओवर जो पानी होगा, पानी की जो धारा होगी वो ऊपर चली जाएगी, इधर बाहर चली जाएगी, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंतर्गत जितनी भी धारा आएगी, वाटर स्ट्रीम, पानी की धारा, वो अंदर जाएगी। तो जितनी धारा अंदर जा रही है उसी धारा को, पानी की उस धारा को हम कहेंगे जल प्रवाह, ठीक है। क्या कहेंगे? जल प्रवाह यानी फ्लक्स, ठीक है। वैसे ही ठीक विद्युत जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो मान लीजिए कि बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सीट के पूरे एरिया से होकर के ऐसे जा रही हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस सीट में एक छोटा सा सीट के एरिया का छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब इन छोटे छोटे एरिया को मिला के ही ये सीट बना हुआ है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, कहने का मतलब। और चूँकि किसी भी एरिया से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है और इसे दिखाया जाता है फाई से। अगर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र जो है अगर का माप वेक्टर ई हो तो इसको फाई ई से शो कर देते हैं। इसमें डॉट डेल वेक्टर एस के बराबर होता है, ठीक है। वेक्टर ई डॉट डेल वेक्टर एस के बराबर होता है। उन्हें कहने का मतलब उस एरिया के किसी छोटे से खंड से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इसमें ये तो हम ये जानते हैं कि वेक्टर होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र तो वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया को कैसे वेक्टर क्वांटिटी दिखाएं, एरिया को कैसे वेक्टर क्वांटिटी बनाएं, तो उसके लिए हम समझते हैं इस सीट पे जो हमने ये होल किया हुआ है, इस एरिया का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इधर की तरफ है। अगर हम इधर से फ्लक्स ये विद्युत रेखाओं को, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इधर ले जाते हैं तो डायरेक्शन किधर मानेंगे? इधर की तरफ मानेंगे। एरिया का मुख्य इधर की तरफ है, आपकी कैमरे की तरफ है ना। और ये है फ्लक्स रेखाएं, सॉरी ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसमें से मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो एरिया का भी डायरेक्शन इधर ही है, कैमरे की तरफ है, और विद्युत क्षेत्र रेखा का भी डायरेक्शन कैमरे की तरफ है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम ही है। आ रहा समझ में? अब अगर मान लीजिए कि हम थोड़ा सा आउटवर्ड आगे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा क्या हो गया, इसके क्षेत्र रेखा और इसके बीच का एंगल थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया ना। यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे तो 90 डिग्री है, ऐसे कम हो जाएगा, ऐसे और करेंगे कम हो जाएगा। और अगर ऐसा कर देंगे तो ये क्षेत्र रेखा कैसे जाएगा? इस एरिया से बाहर चला जाएगा, मतलब इस एरिया से होकर के एक भी क्षेत्र रेखा नहीं जाएगा। तो अभी सवाल ये है कि इसको जो लेना है, इस एरिया को जो डायरेक्शन लेना है, इस एरिया का मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि डेल्टा एस है। मैग्नीट्यूड क्या है? डेल्टा एक्स। और हम जो एरिया का डायरेक्शन ले रहे हैं वो एरिया के परपेंडिकुलर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एरिया है, इसके ठीक परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं ना डायरेक्शन, इस तरह से डायरेक्शन ले रहे हैं। तो इसको कैप एन से दिखाते हैं। आप ये जानते हैं एकांक लंबकोणीय वेक्टरों को, मतलब एकांक का मतलब जो केवल डायरेक्शन दिखाता हो, जो केवल क्या दिखा? डायरेक्शन दिखाता हो, उसको कैप और कोई भी एन ले लेंगे या फिर पी ले लेंगे, मतलब जहाँ वहाँ जो भी आपको क्वांटिटी लेना हो, जो भी वहाँ आपको चर लेना हो, या जो भी जिस भी लेटर से आपको रिप्रेजेंट करना हो उसके ऊपर कैप लगा देंगे, ठीक है। तो अभी ये दोनों मिल करके हो जाता है वेक्टर एस। क्या हो जाता है? वेक्टर एस। यानी आपने इस सीट पे एक ऐसा एरिया ले लिया जिसमें डायरेक्शन भी है, और उसका डायरेक्शन कहाँ है? इस तल के, इस एरिया के परपेंडिकुलर है। मतलब ये एरिया ऐसे है और डायरेक्शन कैसे लिया जा रहा है? ऐसे लिया जा रहा है, परपेंडिकुलर। तो एरिया का भी डायरेक्शन हमने बना लिया। ये एरिया का मैग्नीट्यूड है, मतलब क्षेत्रफल है, माप है, क्षेत्रफल का माप है, और ये उसका क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। और दोनों को मिल करके अब
आप जानते हैं वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टुगेदर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो। तो हमने ये ले लिया मैग्नीट्यूड और ये ले लिया डायरेक्शन, और डायरेक्शन इसके क्या दिखाया? परपेंडिकुलर दिखाया। अभी जो है इसमें हो क्या रहा है कि चूँकि एरिया का भी डायरेक्शन ऐसे ही है, मतलब इस दिशा में है, और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उसका भी डायरेक्शन सेम ही है। तो एरिया और क्षेत्र रेखाओं का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इसलिए हम ये कहेंगे उनके दोनों के बीच का कोण क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम कहेंगे कि उनके बीच का जो एंगल है, अब ये एरिया का डायरेक्शन है और ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायरेक्शन, तो दोनों पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल का मतलब उनके बीच कोई कोण नहीं बन रहा है। अगर मान लो ये एरिया है, एरिया को हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा अपवर्ड ऐसे की तरफ करते हैं, और ये ऐसे है, तो इनके बीच ही क्या बन जाएगा? एंगल बन जाएगा। और ऐसे करते करते अगर एरिया के डायरेक्शन को हम अगर ठीक ये कर दें, 90 डिग्री कर दें, तो फिर उधर से उस एरिया से कोई भी चुंबकीय उस एरिया से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होकर के जाएंगी। तो अभी कैलकुलेशन में समझते हैं इसको, ठीक है। हम ये जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि ये जो है, ये अभी डॉट देने का मतलब ये है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर, यानी अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। जब दो सदिशों का गुणा किया जाए और उनसे अदिश राशि प्राप्त हो, तो इस तरह के गुणनफल को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल। समझ रहे हैं ना? अब ये वेक्टर हटाने के लिए हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड ही सिर्फ ले लेते हैं, ई इंटू डेल्टा एस, और यहाँ इन दोनों के बीच का कोण लेते हैं थीटा। मान लीजिए इन दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है, तो वो थीटा ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने अभी प्रयोग में आपको बताया कि अगर थीटा का मान 0 हो जाए, 0 का मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी वही हो और उस एरिया की भी दिशा वही हो जिस एरिया से होकर के विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, तो क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डेल एस, और यहाँ कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ई इंटू डेल एस, ये वैल्यू प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री रख लेते हैं, तो क्या होगा? तो प्रयोग के अनुसार अगर इस क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्र रेखाओं की दिशा के परपेंडिकुलर हो जाए, क्षेत्र रेखाओं की ये दिशा के अनुसार क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। मतलब ये क्षेत्र रेखा हो गया, दिख रहा है, ये क्षेत्र रेखा हो गया, और ये हो गया इस एरिया का डायरेक्शन। तो आप समझ सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाए तो इधर से इस एरिया से, ये जो एरिया है, इससे एक भी क्षेत्र रेखाएं होकर नहीं गुजरेंगी, यानी क्षेत्र रेखाओं का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ मैथमेटिकली भी उतना ही होना चाहिए। तो मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, ई इंटू डेल एस कॉस 90 डिग्री। अब चूँकि आप ये जानते हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो अगर यहाँ हम 0 लिख दें तो ये सभी मल्टीप्लाई से रिलेटेड हैं। अब इनमें से कोई एक क्वांटिटी 0 हो जाएगा तो सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 होगा तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो आपने देखा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या हुआ? 0 हुआ। इसका मतलब ये फॉर्मूला पूरी तरह से क्या है? सही है। आ रहा समझ में? तो मुझे लगता है आपको विद्युत फ्लक्स अच्छी तरह से इसमें समझ में आ गया होगा, है ना? क्योंकि जब तक आप इसका डायरेक्शन नहीं तय करेंगे तब तक क्या होगा कि केवल और केवल बस ऐसे केवल आप क्षेत्र लें या क्षेत्रफल लें, और आप मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर आप ऐसे लेके जाते हैं तो आप ये क्या कहेंगे कि क्षेत्र के सीधे क्या जा रहा है? परपेंडिकुलर जा रहा है, क्षेत्र के परपेंडिकुलर जा रहा है। अगर क्षेत्र से अगर इसका एंगल लें, दिशा न लें, इसका क्षेत्र जो दिख रहा है यहाँ, अभी क्या दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा इस एरिया के परपेंडिकुलर जा रहा है, ये दिख रहा है ना क्षेत्र से, और इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस स्थिति में 90 डिग्री यहाँ रख दें तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। और जबकि इस स्थिति में पूरी क्षेत्र रेखा इधर से होके जाएंगी। समझ में आ रहा ना? तो हमें सबसे पहले इसका डायरेक्शन देखना होगा, इसका फेस किधर की तरफ है वो डायरेक्शन लेंगे, ना कि एरिया और इसके बीच का एंगल लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। आ रहा समझ में? और यही भूल करते हैं लोग
ठीक है। तो बस केवल रट्टा मारना पड़ता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत फ्लक्स भिन्न भिन्न स्थितियों में कैसे ज्ञात किया जाता है और उसमें डायरेक्शन कैसे यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी क्षेत्र अवयव का। तो यहाँ हमने ये जान लिया पूरी तरह से कि विद्युत ये क्षेत्र फ्लक्स या फिर विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही यहाँ बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी एरिया से होकर जाने वाले जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उन्हीं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जितनी क्षेत्र रेखाएं होके जाएंगी उतना फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, है ना। अब इसका यूनिट जान लेते हैं, यूनिट। चूँकि इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है ना, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो इस तरह से इसका टोटल यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और ये बाई में है तो यहाँ लिख देंगे पर कूलम, पर कूलम। तो ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव का, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव का है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? डायपोल के बारे में आप केमिस्ट्री में सुन चुके होंगे, ये कोई नया टॉपिक नहीं है ना। लेकिन यहाँ हम इसमें चूँकि ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हम डायपोल को मेजर करेंगे। वहाँ सिर्फ हमने डायपोल को जाना था, डायपोल का स्वभाव जाना था। आइए कुछ जान भी लेते हैं डायपोल होता क्या है। आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन बहुत ही छोटा एटम होता है, ठीक है, और क्लोरीन इसकी अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ये दोनों अगर मिल कर के एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और मिल कर के HCl बनाते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। यहाँ दो ये क्या हो गए, सेंटर हो गए इनके, ये न्यूक्लियस हो गए, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और ये किसका न्यूक्लियस होगा, क्लोरीन का। तो इस तरह से एक एटम बन गया। अब इनके बीच जो बॉन्ड है और बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि साझेदारी वाले, हिस्सेदारी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब इसका स्वभाव ही ये होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल जाए वहाँ से इलेक्ट्रॉन भक्षण कर जाए, ठीक है। और ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में लगे रहते हैं। इनका स्वभाव ये मेटल प्रवृत्ति के हैं, मतलब धातुओं के स्वभाव के हैं। धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि दोनों ही गैसें हैं तो इसलिए यहाँ जो है क्या कहते हैं, लेन देन ना होकर के शेयर हुआ है। मतलब साझेदारी में चलो हम भी एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तुम भी इलेक्ट्रॉन दो, और यहाँ एक बॉन्ड बन जाता है। अब बॉन्ड बन जाता है, लेकिन ये चूँकि इसका स्वभाव ही है इलेक्ट्रॉन लेना, अब इसको लालच लगता है ये इलेक्ट्रॉन देख करके, है ना। दे तो दिया है लेकिन लालची है ये, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ स्नैच करता है, खींचता है। ले तो नहीं पाता है पूरी तरह से, लेकिन खींचता है। अब खींचने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ खींचेगा तो इस पे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा अधिक हो जाएगा इसके अपेक्षा। तो यहाँ डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल ये बहुत छोटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन से भी कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक लेगा तब ना पूरी तरह से एक चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन से कम ही चार्ज आता है। और इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हटने की वजह से हाइड्रोजन पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर हम इसको यहाँ ऐसे समझें तो इस सिरे पर पार्शियल पॉजिटिव और इस सिरे पर पार्शियल नेगेटिव, आ रहा समझ। अब इस सिस्टम को कहते हैं, जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना यहाँ नेगेटिव चार्ज इक्वली है, तो इस सिस्टम को हम डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायपोल। अब सोच सकते हैं आप इन दोनों एटम्स के बीच की दूरी कितनी कम होगी, समझ रहे हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं कि डायपोल एक ऐसा सिस्टम है, या डायपोल ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल एक विपरीत किंतु बराबर आवेशों का एक जोड़ा है। दो बराबर आवेश हों लेकिन विपरीत हों, एक पॉजिटिव हो तो क्या हो, नेगेटिव हो, इनका एक जोड़ा है जो अत्यंत कम दूरी पर या अत्यंत छोटी दूरी पर स्थित होता है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम मान लेंगे 2a, ठीक है।
अब इस चीज़ को हम केमिस्ट्री से बाहर निकल करके समझते हैं, फिजिक्स में आकर के कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कोई सिस्टम है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2a है। अब इसके दोनों के मिड पॉइंट को हम O से शो करते हैं। किसे शो करते हैं? O से शो करते हैं, ठीक है। और ये कहला जाता है एक डायपोल, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो चार्ज जो कि बराबर हों लेकिन विपरीत हों, क्वांटिटी में बराबर हों, क्वांटिटी में इक्वल हों, लेकिन क्या कहते हैं गुणों में या कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव हों, डिफरेंट हो, ठीक है। तो डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट बट इक्वल चार्जेस बहुत ही कम दूरी पर अलग अलग हों, मतलब एक साथ मिल जाएंगे तब तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा मामला, लेकिन अगर वो बहुत कम दूरी पर स्थित हो तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल समझ गए, डायपोल क्या होता है। अब हम डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, उसमें डायपोल मोमेंट को P से शो करा जाता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें आप ये जानते हैं कि चार्ज का जो डायरेक्शन होता है वो इनफिनिट टू चार्ज नेगेटिव पर होता है, और यहाँ फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिट मतलब आवेश से अनंत तक, और इसमें अनंत से आवेश तक। तो यानी इसका मतलब इसकी दिशा इधर से इधर होगी, इधर से इधर की तरफ होगी। तो ये जो डायरेक्शन है वो, ये जो क्वांटिटी है, इसको क्या बोला जाता है? डायपोल मोमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायपोल। तो डायपोल मोमेंट जो होता है वो चार्ज और उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब ना तो चार्ज डायरेक्शनल है और ना तो डिस्टेंस दोनों के बीच का डायरेक्शनल है। अब यहाँ डायरेक्शन यूज करना है तो उसका डायरेक्शन आप कैप T लगा के दिखा लेंगे, ठीक है, जिसकी दिशा सदैव किधर से किधर तक होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। और उस डायरेक्शन को शो किया जाता है किससे? कैप T से, ठीक है। तो इस तरह से ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। डायपोल मोमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और उसमें से एक ही चार्ज लेंगे, ये नहीं कि दोनों चार्ज लेंगे, Q1 Q2 ले लेंगे, फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो ये हो गया वैद्युत चार्ज, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट, जैसे ही डायपोल हम लेते हैं कहीं, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन जो है, पृथक्करण 2a का है और इनका मिड पॉइंट O है। आप ज़रा सी सोचिए, कोई एक चार्ज कहीं रख दिया जाए तो उसके चारों तरफ फील्ड लाइन जनरेट हो जाता है, मतलब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो क्या ये जो दो चार्ज हैं तो यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता होगा? बिल्कुल बनता होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाता होगा, दोनों के अपने अपने फील्ड बनते होंगे। तो दोनों के द्वारा नेट फील्ड की चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में, कि डायपोल के द्वारा, अब इसमें दो तरह से फील्ड हम ये कर सकते हैं। एक डायपोल के एक्सिस पर, या तो इधर या तो इधर, मतलब इसी डायपोल के लाइन में ही हम दोनों तरफ कहीं भी किसी पॉइंट पर इन दोनों के द्वारा नेट, ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है या यहाँ कोई पॉइंट Q है, तो P और Q पे कितना इन दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ लग रहा है, इधर भी तो लग रहा होगा, इसके ऊपर नीचे भी तो। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो केवल इधर ही थोड़ी ना लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बन रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया था ये क्षेत्र रेखाएं ऐसे करके होती हैं, तो यहाँ भी तो कहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो इसको कहते हैं विषुवतीय तल में, मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसके ऐसे कोई तल ले लिया जाए, जैसे ऐसे ये मान लीजिए कि डायपोल हो गया, और इसके किसी भी ऐसे तल पे, यहाँ कहीं भी इस पॉइंट पे, इस तल में कहीं भी हमें क्या याद करना हो, अगर पता करना हो कि इन दोनों के द्वारा या इन दोनों चार्जों के द्वारा या ये पूरे सिस्टम के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो ये भी हम ज्ञात करेंगे। तो ये दो सहज है,
दो सहज कैलकुलेशन है जो हम करेंगे, वो उससे भी कठिन जो कैलकुलेशन हो तो वो हम आगे करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इंटर लेवल पे हम यही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके विषुवती तल में ठीक लंबवत किसी भी पॉइंट पे, मिड पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, तल ऐसे होना चाहिए जबकि प्लेन ऐसे होना चाहिए। इस तल पे कोई भी पॉइंट हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इस लाइन पे या इस एक्सिस पे जहाँ ये इलेक्ट्रिक डायपोल है उस एक्सिस पे कितना होगा, ये दोनों ही याद करेंगे। तो इसको प्राइवेट राइटर्स अक्षीय और निरक्षीय लिखते हैं। ठीक है, और ये कहता है, इसमें ये कहता है कि अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए एनसीईआरटी में और विषुवती तल पर स्थित बिंदुओं के लिए, इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। अगले वीडियो में इसको करेंगे ताकि दोनों एक ही वीडियो में हम ये कवर कर पाएँ इसको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।